पहले तो यह था कौमी असम्बली से ही नहीं पास करवा सकेंगे, वहां से हुआ चलो ठीक है जी मेजॉरिटी थी, यहां तो माइनॉरिटी में थी हुकूमत, तो फिर अपोजिशन दावे क्यों करती है ऐसे? कल ये कानून बन जाएगा, कल इसके ऊपर दस्तखत सदर पाकिस्तान आज रात में कर देंगे, आज तो रात को ही हो जाएंगे सर। कल किसने देखी है? 10-10 साल कोर्ट्स में लोग धक्के खाते हैं और बेचारे मर जाते हैं, घिस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फैसले नहीं आते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नाजरीन, सियासत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हुकूमत चलाने के हैं। इस्लामी पैराए में देखें तो फ़न हुकूमत जिसके ज़रिए अवाम को इस्लाह के करीब और फसाद से दूर किया जाए वो तरीक़ा सियासत कहलाता है। ये तो हो गए लफ्ज़ी मानी, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ हमने सियासत के मानी ही तब्दील कर दिए हैं। कोई यहाँ दिखावे के लिए किसी से हमदर्दी का इजहार करे तो कहा जाता है सियासत कर रहा है। हकीकी सियासत की बात करें तो फ़न हुकूमत से ज़्यादा ये फ़न हर्ब ज़्यादा दिखाई देता है। इस वक्त भी मुल्क की सियासत में चौमुखी लड़ी जा रही है। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम को लेकर अपोजिशन जमातें 1 महीने से एहतजाज कर रही हैं। पीपल्स पार्टी इस एहतजाज को लिसानी फसादात की साजिश करार देकर नज़रअंदाज करती रही, लेकिन MQM पाकिस्तान की एहतजाजी रैली पर पुलिस तशद्दुद और इसमें एक शख्स की मुबैना हलाकत के बाद हालात कशीदा हो गए। खदशा ये जाहिर किया गया कि यह कशीदगी पीपल्स पार्टी के मुतवक्के लॉन्ग मार्च को शॉर्ट कर सकती है। तो फिर सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में भी तब्दीली आई। महीने भर से धरने पर बैठी जमात इस्लामी को राजी कर लिया गया, जिसने अपने मौक़िफ़ की फतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया। कल कराची में यौम स्याह मनाया गया और आज यौम तशक्कुर। वाक़िफ़ाने हाल की नज़र में यह सब सियासी चक्कर है। सवाल यह भी है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदे को क्या दूसरी अपोजिशन जमातें कबूल करेंगी या नहीं? सिंध बल्दियाती निज़ाम का झगड़ा खत्म होगा या नहीं, इसका पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत और वकला बरादरी में एक नया तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। फौजदारी कानून में मुजव्वज़ा इस्लाहात को वकला ने मुस्तरद कर दिया है। एक दूसरे के खिलाफ तुंदो तेज बयान दिए जा रहे हैं। हुकूमत इन इस्लाहात को तेज तरीन इंसाफ की फराहमी का जरिया करार दे रही है। अगर ये दुरुस्त है तो फिर सवाल ये है कि वकला इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? हुकूमत इस मुखालफत को हिमायत में बदल पाती है ही नहीं। सेनेट में हुकूमत ने कानून साजी का मैच जरूर जीत लिया है और अपोजिशन अक्सरियत के बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल को मंजूर होने से नहीं रोक सकी और हुकूमत ने सिर्फ एक वोट की बरतरी से यह बिल मंजूर करवा लिया। इसकी वजह अपोजिशन अरकान की गैर हाजिरी भी बनी। ये गैर हाजिरी इत्तिफाकिया थी या फिर हुकूमत से इत्तिफाक का नतीजा? इस पर सवाल उठ रहे हैं। फवाद चौधरी बिल की मंजूरी पर यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये क्या मामला है और वफाकी काबीना में तब्दीली की खबरों की हकीकत क्या है? इन सारे मामलात पर ही बात करेंगे बाबर डोगर और गुलाम मुर्तज़ा से। बाबर डोगर साहब, सिर्फ एक वोट से फतह हुकूमत की हुई, लेकिन ये तो 57 तादाद है अपोजिशन के पास सेनेट में, ये कैसे हो गया? उसामा साहब, आपको हम कई दिनों से ये कह रहे थे कि उसामा, अगर जनाब आप तो 1 वोट की बात कर रहे हैं, अगर 10 वोट भी कम होते तो अपोजिशन वो भी करके देती। तो ये तो होना ही था और ये भी था कि ये जो बिल है ये गवर्नमेंट की मजबूरी नहीं है, किसी और की मजबूरी है। ये कुछ खुफियात हैं, उनकी मजबूरी है। और ये बिल जो है नेशनल असम्बली से भी पास होना था, सेनेट से भी पास होना था, ये सभी को पता था। और आज ये पता था कि आज दावे क्यों करती हो है जाएंगे कि हम यहाँ शिकस्त देंगे। देखिए, सेनेट में हमारी मेजॉरिटी है, कौमी असम्बली में इन्होंने जनाब बदमाशी की, गुंडागर्दी की, बुलडोज किया, ये हम नहीं होने देंगे। अब पहले तो यह था कौमी असम्बली से ही नहीं पास करवा सकेंगे, वहाँ से हुआ चलो ठीक है जी मेजॉरिटी थी, यहाँ तो माइनॉरिटी में थी हुकूमत, तो फिर अपोजिशन दावे क्यों करती है ऐसे? समा साहब, जिस दिन कौमी असम्बली से ये पास होना था उस दिन आपको पता है शहबाज शरीफ नहीं आए और आज यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं है। तो ये चीज़ें सारी पहले से ही सबको पता है कि हमने किस चीज़ को आग लगाना है, किसको नहीं लगाना। अपोजिशन बड़ी समझदार है, पी पार्टी भी समझदार है, नून लीग भी समझदार है और उनको पता है कि उन्होंने किसके साथ बना के रखनी है और इन्हीं के ज़रिए से उनको अगर इक़्तिदार मिला तो मिलेगा, इन्हीं रास्तों पे चल के जाएंगे तो इक़्तिदार मिलेगा। अच्छा, तो सर ये बिल तो पास होना ही था। ये इसमें तो मुझे तो कोई ऐसी चंबे वाली बात नज़र नहीं आई। ये 57 थे, कमाल है। ये 77 भी होते तो फिर भी ये बिल पास हो जाता। अच्छा, आपको हैरानी नहीं क्योंकि आपके पास खबर थी, आपको पक्का पता था, लेकिन
अपोजिशन हैरान है, सब लोग हैरान हैं कि क्या हो गया। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपने 24 जनवरी के प्रोग्राम में, हम दिखा भी सकते हैं वैसे प्रोग्राम का अगर किसी को यकीन ना है, आपने कहा था कुछ तब्दीलियां होने वाली काबीना में। आज हर तरफ वो खबर चल रही है, आप एक दफ़ा फिर आपकी खबर दुरुस्त साबित होती नज़र आ रही है। कुछ बता सकते हैं, चले इशारों में ही सही, कि कहाँ ये तब्दीली हो रही है, किसकी अब बारी आ रही है शहजाद अकबर के बाद? देखिए, जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं फवाद चौधरी साहब, उनकी वजारत की तब्दीली की इत्तलात हैं और इम्कानी तौर पे उन्हें वज़ीर दफ़ा बनाया जाएगा। और वज़ीर दफ़ा जो हैं उनको वज़ारत दाखिला जो है वो दी जा रही है। और वज़ीर दाखिला जो हैं उनसे कहा गया था कि आप इन्फॉर्मेशन में आ जाएं, तो वो मेरे ख़्याल में पसंद नहीं कर रहे इन्फॉर्मेशन में आना, तो वो नौकरियाँ देना चाहते हैं अपने हल्के के लोगों को। तो उनकी पसंदीदा वजारत जो है वो हमेशा रेलवे रही है, तो लेकिन अब वजारत पेट्रोलियम का कलमदान खाली है, शायद उन्हें पेट्रोलियम में भिजवा दिया जाए। अच्छा, तो इस तरह से 3-4 लोगों की जो सूरत हाल है, और 1-2 लोगों की छुट्टी भी मतवक्को है कि वो उनकी छुट्टी भी हो जाएगी। तो ये जिस दिन शहजाद अकबर साहब गए थे उससे 1-2 रोज़ पहले ही 23-24 को ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, जिसमें कुछ फ़ैसले किए गए थे। और इनको परवेज़ खट्टक साहब को वज़ीर दाखिला बनाने का फ़ैसला उस दिन किया गया था, लेकिन उसका भी ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म ने करना है जो भी अनाउंसमेंट, और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन होना है, तो वो उस तरफ जाएंगे। तो ये 3 बड़ी तब्दीलियां हैं काबीना में जो होने जा रही हैं, और मेरे ख़्याल में आने वाले 2-3 दिन में ये चीज़ें जो हैं वो फाइनल स्टेज की जन्म बढ़ जाएंगी। अच्छा, ये बताएं कि ये आपको कोई जिन्नात हैं, मुकलात हैं, कोई चिड़िया तोता, क्या चीज़ है जहाँ से आपको खबर मिल जाती है? क्योंकि मीडिया में मुख्तलिफ चीज़ें चलती हैं ना, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप कहाँ से लाते हैं खबर? बस ऐसा ही है, आप जैसे भाई मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं पे। तो अच्छा, आपके भाई, एक खबर मैं भी आपको, हाँ आपके भाई हैं, क्योंकि इसका मतलब है आपने कोई जानवर वगैरह नहीं। अच्छा चले, बाबर डोगर साहब को आपके भी किसी भाई ने खबर दी है? सर आज प्राइम मिनिस्टर लाहौर में थे। अच्छा। और आपको पता है कि 15 मई शायद बलदियाती इलेक्शन की तारीख जो है वो हो चुकी है डिसाइड। तो अच्छा। अब यहाँ पर भी गवर्नमेंट चाह रही है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियाँ करना। तो सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी एक मरतबा फिर चेंज कर दिए जाएँ। अच्छा। और उनकी जगह पर ताहिर खुर्शीद साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उनको नया चीफ सेक्रेटरी लगाया जाए। चाहे ताहिर खुर्शीद साहब जो है वो ट्रस्टवर्दी हैं उस्मान बुद्दार साहब के। इससे पहले भी सियालकोट का जो इलेक्शन था, चाहे वो उनके सन इन लॉ ने लड़ा था, लेकिन वो नून लीग की सीट थी, लेकिन वो पीटीआई जीत गई थी। तो सीएम ने तो प्राइम मिनिस्टर को बड़ा क्लियरली कह दिया कि अगर हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जीतना है तो फिर हमें एक मजबूत चीफ सेक्रेटरी चाहिए होगा जो मैनिपुलेट कर सके, जो कुछ एमपीएस एमएनएस को अकोमोडेट कर सके, लोगों के कोई बेहतर काम कर सके। इलेक्शन कमीशन तो पिछली बार देखा इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया था, तो इस दफ़ा फिर तो सर उसके लिए ये सजेशन ये दी गई कि ताहिर खुर्शीद साहब जो है उनको चीफ सेक्रेटरी लगा दिया जाए। तो सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पंजाब में एक मरतबा फिर चीफ सेक्रेटरी चेंज हो, ताहिर खुर्शीद साहब जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब आ जाएं। और ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं थोरोली जेंटलमैन है, शरीफ आदमी है, कोशिश कर रहा है कि पंजाब में कुछ बेहतरी आए। सही है, लेकिन जो गवर्नमेंट और एमपीएस एमएनएस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद वो उनकी इस तरह से एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतर सके। तो यही है कि जी इसको चेंज किया जाए। अच्छा, वैसे वसीम अकरम प्लस साहब के होते हुए ना कितने लोग प्लस हुए, कितने माइनस, हम तो गिनती जो है ना वो भी नहीं रख सकते। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, चलें आपके जो भाई हैं वो आपको खबरें तो दुरुस्त देते हैं, तो आप हमारे भाई हैं, ये बता दें ये कैसे करिश्मा हो जाता है, ये मेजॉरिटी, और वो भी कोई 5-10 की नहीं सेनेट में, और फिर दावे अपोजिशन के देखें क्या हाल है सेनेट में, देखें इनके साथ क्या होता है। ये तो हम पास ही नहीं होने देंगे, ये तो खुद मुख्तारी के खिलाफ है, इस मुल्क की खुद मुख्तारी जो है ये रख रहे हैं जनाब गिरवी, IMF को सौंप रहे हैं, स्टेट बैंक पाकिस्तान का ये तो बिल्कुल ही किसी और के हाथ में चला जाएगा, इसका पाकिस्तान का रहेगा ही नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो फिर सब कैसे होने दिया? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये सोच हर जगह पे मौजूद है कि ये बिल पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी को ख़त्म करने के लिए है, और लेकिन मजबूरन इसको पास भी कराना पड़ा। ये सोच स्टेट लेवल पे है
मैं आपको ये बिल्कुल पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि ये स्टेट लेवल पे है। और आज मेरी बात ये नोट कर लें, किसी वक्त भी बहुत जल्द ये बिल वापस होगा। अच्छा, आप ये लिख लें, ये बिल वापस होगा। इस बिल नून लीग तो कहती है जब हमारी हुकूमत आएगी हम ये सारा बिल वापस करेंगे, लेकिन इसमें यह है कि अब कमर्शियल बैंकों से लेना पड़ेगा हुकूमत को, जो कि पहले ही जब से हुकूमत आई है स्टेट बैंक से उन्होंने कर्ज नहीं लिया। वो तो IMF की पहले ही शर्त थी, वो स्टेट बैंक से मना होता था, स्टेट बैंक से कर्ज लेते थे, स्टेट बैंक नोट छापता था और कर्जों पर कर्जे हुकूमत पर चढ़ी जाते थे और बैनुल-अक़वामी कर्जे भी बढ़ जाते थे। अब यह है कि आप कमर्शियल बैंकों से लेंगे ताकि हुकूमत को रोका जाए कर्ज लेने से। जिस दिन हमने बात की थी कि ये पास नहीं होगा और कम से कम ये बिल पास नहीं होगा, शायद जो है दूसरा बिल है वो पास हो जाए और शायद ये बिल पास नहीं होगा, उस दिन आपको याद होगा कि एक और ख़बर भी थी कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब को कोरोना हो गया। हाँ जी जी जी, वो कोरोना नहीं था। अच्छा। वो उनकी और रज़ा बाकर साहब की आपस में बड़ी शदीद तरीन लड़ाई थी। वो उन्होंने शौकत तरीन साहब ने खुद बाकर साहब को ये धमकी दे दी कि मैं ये बिल पास नहीं होने दूंगा। अच्छा, वो क्या वजह थी? वो थी अभी आपकी दूसरी स्टोरी जो है वो, उसमें 22 बैंकों के, कमर्शियल बैंकों के नाम आ रहे थे, जिसमें शौकत तरीन साहब के भी बहुत करीबी लोगों के बैंक्स हैं। उस बैंकों के मामले में अच्छा, उस पर हमें तफसील से आने, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती फ्रॉड कहें जो पकड़ा गया है उसकी हमने बात करनी है। और ये 54 अरब रुपए के गबन का किस्सा है और उसमें आप कह रहे हैं जी वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं उनका भी कुछ लेना देना बनता है। बहरहाल इस पर हम आते हैं, लेकिन बाबर डोगर साहब ये पास अब बिल हो गया, अब IMF से कर्जा मिलना अब तो यानी श्योर शॉट है जी, वो तो मिल जाएगा। अब 2 दफ़ा तो हमने डिले करवाया है, पहले उन्होंने जनवरी में बैठना था, उनका बोर्ड का इजलास 12 जनवरी, उसको कहा रिक्वेस्ट की कि जी आगे ले जाए, फिर दोबारा उन्होंने फिर आगे ले जाए। ये उस वक्त तक मीटिंग नहीं हो सकती थी जब तक आप इस बजट को और सॉरी ये जो तरमीमी बिल थे इनको आप मुकम्मल तौर पर जब तक पास नहीं करवा लेते और जब तक वो कानून का हिस्सा नहीं बन जाते उस वक्त तक उनके पास आप जाके बैठ नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। प्री कंडीशन ही ये थी कि आप ये बिल पास करवाएंगे तो उसके बाद उनसे आगे निगोशिएट होगा, तो इसीलिए उसको लेट किया जा रहा था और अल्टीमेटली उम्मीद थी कि ये आज पास हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद मंगल को जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मंगल को जाएगा, मुझे उम्मीद थी कि ये आज पास हो जाएगा, तो वो पास हो गया। तो वैसे अभी जो बात कर रहे थे शौकत साहब की कि जी शौकत साहब को कोरोना हो गया, कि शहबाज शरीफ साहब को भी कोरोना इसी तरह का हुआ है और सुना है कि उनको डर है कि उनको कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए और वो इस चीज़ वजह से, इस डर की वजह से कोरोना हो। सर अभी तो उनको वैसे ज़मानत में एक्सटेंशन मिली है। गुलाम मुर्तज़ा साहब ये बताएं, अब ये IMF वाला मामला हम सेटल समझें, अब तो कोई मसला नहीं रह गया, अब ये सेनेट से भी पास हो गया, सारी शराइत IMF की पूरी हैं, $1 बिलियन भी पाकिस्तान को मिल जाएगा और सारा प्रोग्राम जो है उस तरफ पाकिस्तान चल पड़ेगा। और इससे ज़ाहिर है स्टॉक एक्सचेंज हम देखेंगे या डॉलर है वो कुछ स्टेबल ही कह लें, अब इतनी ऊपर चला गया है, वरना ये था अगर ये ना होता तो फिर और ज़्यादा हम देखते काफ़ी ऊपर चला जाता। जी बिल्कुल, ये अब जो ट्रांच है ये हमें जायज़ा जो लेंगे इसमें ट्रांच हमें मिल जाएगी और इसमें अप्रूवल मिल जाएगी इसकी, और क्योंकि यही मेन रीज़न्स थी कि जिसकी वजह से उन्होंने रोक रखा था। जो ही हमारा ये सेनेट से बिल डेफर हुआ तो उसी दौरान में उन्होंने अपनी डेट भी जो है वो आगे कर दी और अब इस वक्त 28 तारीख है, ठीक है, कल ये कानून बन जाएगा, कल इसके ऊपर दस्तखत सदर पाकिस्तान आज रात में कर देंगे, आज रात को ही हो जाएंगे सर, कल किसने देखी है, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन आपने कहा है कि वापस भी हो सकता है, भी हुकूमत होगी एज अर्ली एज पॉसिबल। और वो बल्दियाती कानून पर लिया है। जमात इस्लामी का धरना काम कर गया और यही पीपल्स पार्टी का तरीके, जी देखें कब से जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है, हमने उनको कुछ भी नहीं कहा। ये MQM ने एहतजाज इस तरह का किया, ये वज़ीर आला हाउस की तरफ आ रहे थे, वहाँ पर तशद्दुद शुरू हो गया, आंसू गैस की शेयरिंग, लाठी चार्ज, पता नहीं क्या कुछ हुआ। तो अब गुलाम मुर्तज़ा साहब अब देखें कि ये पहले ही क्यों नहीं हमारी हुकूमतें, यानी जिसके पास भी हुकूमत होती है वो इस तरह क्यों नहीं करता। ठीक है जमात इस्लामी के पास अब कुछ सीटें नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक भरपूर एहतजाज तो किया और मेरा ख्याल है कि कहीं ये भी हुआ कि सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, क्रेडिट उनको ज़रूर जाएगा, मगर जो अपोजिशन सारी इकट्ठी हो गई, जिसमें नून लीग भी है, जिसमें PDM की जमातें भी हैं जो कि वैसे तो पीपल्स पार्टी के करीब निस्बतन है हुकूमत की निस्बत,
वहाँ पर PTI भी हमें इकट्ठी नजर आई, तो उस सब का प्रेशर भी एक था। फिर MQM का जिस तरह का पुरतशद्दुद हो गया एहतजाज, उन सब का दबाव था कि जिसकी वजह से अब इनको जो उनकी डिमांड्स थी पूरी करनी पड़ी हैं। और अब देखिए ना, पहले कहते थे जी क्या है, लेकिन अब इसमें तरमीम करते हुए कहा जा रहा है सेहत, तालीम, पानी की फराहमी और सीवरेज, ये निज़ाम जितने भी हैं और अहम निज़ामी अमूर का कंट्रोल मकामी इंतजामिया को वापस किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है गुलाम रज़ा साहब। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और जमात इस्लामी की अगर आप गुज़िश्ता 6 महीने 7 महीने से पॉलिटिक्स को देखें तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे ऐसे मामलात पे जो बराह रास्त शहरियों से ताल्लुक़ रखते हैं, 2 सूबों में उन्होंने बहुत ज़्यादा गेन किया है। एक बलूचिस्तान में, दूसरा अभी कल सिंध में। बलूचिस्तान में आपको पता है कि उनका जो धरना इतना अरसा जारी रहा, पुरअमन धरना था, और फिर वफाकी हुकूमत ने माहीगिरों के तमाम मसाइल सुने, उनको हल करने की यकीन दहानियाँ कराई, और ये पूरी दुनिया ने जमात इस्लामी के धरने को पुरअमन और बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये अवामी धरना था, इसमें कोई फैक्टर किसी तरह का कुछ शामिल नहीं था, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, सिर्फ इश्यूज़ के ऊपर थी। और यही कराची जमात इस्लामी चैप्टर ने ये साबित किया कि वो अवाम के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए उन्होंने ये चीज़ शुरू की, धरना शुरू किया, और पुरअमन तरीके से आज वो सुरखरू होकर वहाँ से अपने घर की तरफ गए। तो अब रह जाता है आपके पास सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब और वफाक। तो आने वाले दिनों में आप ये फील कर सकते हैं कि कोई ना कोई बड़ा कोई इशू इन जगहों पे भी, तीनों में किसी जगह पे जमात इस्लामी ज़रूर इस हवाले से आएगी, क्योंकि एक मुनज़्ज़म तरीन जमात है। और वोटों के एतबार से तो आपको पता है कि जब वोट डालने के लिए जमात के लोग निकलते हैं और जहाँ जहाँ पे भी उनका नुमाइंदा होता है वो उनको वोट डालते हैं। एक बात और बड़ी अहम है जमात इस्लामी के हवाले से, जी आपको पता है कि इन्होंने जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनके लिए टिकटें दे दी हुई हैं अपने उम्मीदवारों को। अच्छा। और वो अपना वर्क कर रहे हैं। इन्होंने अभी टिकटों का फैसला हो चुका है। सही। अब जो लोग भी हैं वो टिकट होल्डर जो हैं, इनको पता है कि कौन कौन से लोग टिकट होल्डर हैं। बिल्कुल सही। वो उस वक्त टिकट नहीं बांटेंगे जब सब लोग बांट रहे होंगे। सही। और इन्होंने ये एक और बड़ा फैसला ये किया जमात इस्लामी ने अपने हलकों में, लेकिन बहरहाल बहुत ज्यादा लोकल सतह पे जमात इस्लामी ने लोकल सतह पे एक और काम किया कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को, जिनको टिकट होल्डर्स हैं, उनको ये इख्तियार दिया है कि वो मकामी तौर पे जिस जगह पे चाहें वो अपना इल्हाक कर सकते हैं। अच्छा। और अपनी सीट निकालने के लिए रिवाइवल की कोशिश कर रही है जमात इस्लामी। पिछली कुछ दिहाइयों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा, खासतौर पे MMA के बाद तो फिर जमात इस्लामी का बहुत बुरा हाल हुआ, लेकिन अब एक रिवाइवल, ये उसको क्रेडिट जाएगा। अच्छा, जो फेसबुक पर जमात इस्लामी जो कह रही है, उनकी जानिब से जारी किया गया है एक बयान, उसमें कह रहे हैं जी सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई फाइनेंस कमीशन कायम किया जाएगा जो 1 माह के अंदर मुंतखब शहरी हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। मेयर, टाउन चेयरमैन कमीशन के अरकान होंगे। फिर सिंध हुकूमत तमाम तालीमी इदारे, हस्पताल बल्दिया उज़्मा कराची को वापस करेगी। और इसके अलावा मोटर व्हीकल टैक्स बल्दिया उज़्मा कराची को भी हिस्सा दिया जाएगा। और मेयर कराची चेयरमैन वाटर बोर्ड भी होगा। बल्दिया उज़्मा कराची को खुद मुख्तार बनाने के लिए सिंध हुकूमत माली मुआवनत करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मेयर और चेयरमैन को इख्तियारात दिए जाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मेयर कराची के मातहत होगा। और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में सिंध हुकूमत बल्दिया उज़्मा कराची की मदद करेगी। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। नासिर हुसैन शाह साहब जो वज़ीर बल्दियात हैं, उन्होंने जो बात कही वहाँ पर पहुँच कर, जो मुलाकात की धरने में जाकर, और इसमें फिर जमात इस्लामी कराची के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उन्होंने फिर धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। वहाँ पर नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा जी सेहत और तालीम के वो महकमे जो मकामी हुकूमत के लिए से लिए गए थे वो इन्हें वापस दिए जाएंगे। फिर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची का चेयरमैन भी होगा। सूबाई फाइनेंस कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के 1 माह के अंदर कायम कर दिया जाएगा। इस तरह मोटर गाड़ियों की टैक्स में मकामी निज़ाम को भी हिस्सा दिया जाएगा। तो ये पहले क्यों नहीं ये इस तरह बाबर साहब कर दिया जाता, ये नौबत क्यों आई? फिर कहते थे ऐसा क्या है इसमें, बताएं तो सही ऐसा क्या है। तो ऐसा कुछ था जो अब आप वापस दे रहे हैं ना, आइन के तहत जब इख्तियारात उसमें लिखे हुए थे तो ये पहले हो जाता तो बहुत अच्छा था। लेकिन समझ साहब ये भी एक जमहूरी प्रोसेस है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपोजिशन को अकोमोडेट कर रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। अगर वो एहतजाज करती हैं तो उनके एहतजाज को के बावजूद डायलॉग के जरिए से मामलात को के जरिए से हल कर रहे हैं। और अगर अपोजिशन की कुछ जायज़ मामलात हैं
जायज़ डिमांड हैं तो उसको अकोमोडेट कर रहे हैं। यहाँ पर तो खान साहब तो एक तरफ आप फेडरल गवर्नमेंट देख लें जो कि अपोजिशन से बात करने को तैयार ही नहीं है, हाथ मिलाने को तैयार ही नहीं है, उनकी किसी चीज़ को एंटरटेन करने को तैयार ही नहीं है। और दूसरी तरफ जब ये बिल आया था उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर सिंध जो थे उन्होंने, मैंने उनका खुद स्टेटमेंट सुना, उन्होंने ये कहा था कि जनाब अगर किसी की ग्रीवांसेस हैं तो हमारे साथ आके बैठ के बात करें, हम सियासी डायलॉग पे यकीन रखते हैं, उनसे बात करेंगे और उनकी चीज़ों को सुनेंगे, देखेंगे। और अगर जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने उनको सुना। MKM ने जो प्रोटेस्ट किया वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो रूट तय हुआ था उसकी वायलेशन की, और अगर हो सकता है कि वो वायलेशन ना करते हो, PSL वाला इशू ना होता तो MKM के साथ भी बैठ जाते और जमात इस्लामी के साथ भी बैठ जाते, सबको बैठा के मामला को तय कर लेते। तो बात ये है कि मानेंगे ये सिर्फ जमात इस्लामी के साथ मुआहिदा हुआ है या अब जमात इस्लामी ने तो यौम तशक्कुर मनाया, ऐलान किया है, लेकिन क्या MKM है, तहरीक इंसाफ है, दीगर जितनी भी जमातें हैं वो इसको मानेंगी कि ये अब वापस हो रहे महकमे, ये उनके लिए काफ़ी हो गया? आपका ख्याल है कि शायद वो अपनी डिमांड्स अलग से अब रखें? उसामा साहब, इशू ये है कि देखें आइन में जो लिखा हुआ है उसमें ये है कि बड़ा क्लियर है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर जो है वो ट्रिकल डाउन कर दी जाए। तो देखना ये उसकी इससे आगे वजाहत नहीं है। अगर पे पार्टी उनकी जायज़ डिमांड्स को मानती है और मेयर कराची, अब जमात MKM ये समझ के बैठी हुई है कि शायद उन्हीं का जीतेगा, जमात इस्लामी अपना हो सकता है पे पार्टी का जीत जाए, तो फिर तो मसला ये है कि जो भी इसमें कोई आइन जो है वो मोटी मोटी चीज़ें तो बता रहा है लेकिन क्लैरिटी के साथ चीज़ों को नहीं दे रहा। तो हर सुबह जो है अपनी पसंद के हवाले से उसमें अमेंडमेंट्स करता है। PTI ने अपनी पसंद के हवाले से अमेंडमेंट्स किए हैं, KPK में या पंजाब में पे पार्टी को जो सूट करता था उन्होंने सिंध में किए हैं। सही। तो ठीक है, अपोजिशन की अगर जो डिमांड थी उसको पूरा किया गया, अकोमोडेट किया गया, ये जमहूरियत। अकोमोडेट करने की बात की है, अब यही सवाल है कि आपको उस तरह तो नहीं नजर आएंगे उनकी बॉडीज़ के, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, लेकिन अब वो और वफाकी हुकूमत आमने सामने है जो नई इस्लाहत हुकूमत लेकर आ रही है उस मामले पर। इसके अलावा जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती गबन कहा जा रहा है 54 अरब रुपए का, वो क्या मामला है, इस पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आपको देंगे। गुलाम रज़ा हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं और उनके पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। पाकिस्तान की तारीख का बैंकिंग का सबसे बड़ा मालियाती फ्रॉड इसको करार दिया जा रहा है। कई बैंक इसमें शामिल हैं 54 अरब रुपए, और इसमें बैंकों के आला तरीन अफसरान हैं, दीगर महकमों के लोग भी इसमें सब मिलकर लूट रहे थे। कौमी ख़जाने को लूटा गया है। गुलाम रज़ा साहब, ये क्या पूरी कहानी क्या है इस करप्शन की? देखिए जी, ये मालियाती स्कैंडल जो है ये FIA ने बेनकाब किया है और फ़िलहाल सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, लेकिन नेशनल बैंक का जो शेयर है ये है 34.61%, यानी कि 18 अरब रुपया, इसमें से 54 अरब रुपये में से 18 अरब रुपया जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का गया है। और मिली भगत जो थी वो 3 साबका सदूर, 2 साबका सदूर और एक मौजूदा जो आरफ उस्मानी है, उनका इन्होंने तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो इनको सबमिट किए गए थे जाली दस्तावेज़ात पर, हैस्कोल कंपनी है, उस कंपनी को इन्होंने कर्ज दिया LC खोलने के लिए, और LC खोलने के लिए इन्होंने उनको फैसिलिटेट किया, और उनके जो ज़खायर रखने की जो उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी थी उसको इन्होंने खुद से, वहाँ मौजूद नहीं थी, इन्होंने कहा कि इनके पास इतना ज़ख़ीरा मौजूद है, उसको कन्वर्ट किया पैसों में। वाइट कॉलर क्राइम है। 22 बैंकों को चूना लगाया है इन्होंने, हैस्कोल ने। इसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, मिज़ान बैंक, अस्करी बैंक, और उसके साथ बैंक ऑफ पंजाब, सिंध बैंक, फैसल बैंक, बैंक ऑफ खैबर, इसके साथ अल बराका बैंक, बैंक इस्लामी और दुबई इस्लामिक बैंक, सांबा बैंक, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, फर्स्ट वुमेन बैंक और स्मिथ बैंक है। MCB ये भी इसमें शामिल है। सिंध मुदारबा, 19 बैंक हैं और सिंध मुदारबा शामिल है। फर्स्ट हबीब मुदारबा शामिल है।
और पाकोमैन इन्वेस्टमेंट कंपनी शामिल है और सकूक, ये 4 जो हैं मुदारबे भी इसमें शामिल हैं। 19 बैंक है, 22 का ग्रुप है जिन्होंने इन तमाम फैसिलिटीज़ में किरदार अदा किए और इसको 54 अरब रुपए की फैसिलिटी फराहम की, जो कि अब वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं पैसे बहुत सारे। 3-4 लोग खुद शामिल थे और वो इससे पहले बैंकों के मुलाजिम थे, फिर इन कंपनियों में मुलाजिम हो गए, उन्होंने किरदार अदा किया। सबसे ज़्यादा पैसा जो गया है इसमें वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का गया है, जो पाकिस्तान का कौमी बैंक है। और ये जो आरफ उस्मानी हैं, इनकी भी मैं आपको बताऊं कि इनको असद उमर साहब ने अपॉइंट किया था और ये एक्टिंग के तौर पे वहाँ पे बतौर प्रेसिडेंट काम करते रहे हैं। अभी आजकल वो भागने के चक्कर में हैं, शायद अभी तक की इतलात तो हैं कि इधर हैं, लेकिन शायद वो निकल भी गए हों और उनका नाम ECL में डालने के लिए लिखा गया था, लेकिन ECL में अभी उनका नाम नहीं डाला गया। 30 के करीब जो FIA ने लोग गिरफ्तार किए हैं। इसमें FIA का बड़ा काम है। इस हवाले से मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड उन्होंने पकड़ा है, तो ये बिल्कुल बेजा नहीं है। इतना बड़ा फ्रॉड और इतने लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ जिसको हम कह सकते हैं बाअसर तरीन लोग, और जिनके बराह रास्त ताल्लुक़ हों वज़ीरों के साथ और वज़ीरों की अपॉइंटमेंट्स हों। और इस वक्त एक बैंकर जो है हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, और उस बैंकर के होते हुए इन बैंकों के नाम सामने लाना, ये FIA ने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है। और पूरी की पूरी टीम जो FIA की है इस हवाले से मुबारकबाद की मुस्तक है कि किस हद तक इसको देखा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि क्रेडिट ग्रुप के अहदेदार जो थे उन्होंने क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी दी, फिर बाइको पेट्रोलियम भी है, उसको चलाने के लिए पैसे दिए गए 5 अरब। जाली लेटर ऑफ क्रेडिट, यहाँ किसी गरीब ने कर्जा लेना होता है 5000 तो उसकी 3 नस्लें खंगाल देते हैं ऐसे ही। और वहाँ 54 अरब रुपया जा रहा है, मुख्तलिफ बैंकों से जा रहा है और ख़ुद सब फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अभी ये बाइकों ने नाम भी चेंज कर लिया है, सनर्जी को रख ली है, अब उसके खिलाफ भी तहकीकात होनी है। पहले तो बात यह है कि आरफ उस्मानी ने अपना नाम कैसे निकलवा लिया इस केस से। वहाँ लिखा हुआ है एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो FIR में सबसे तारीखी लंबी FIR है, 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये FIR, और डिटेल में हर चीज़ लिखी हुई है इसमें। और ये आरफ उस्मानी जो है इन्होंने किसी को सिफारिश करवाई, वो भी यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है वजारत ख़जाना में। उनकी सिफारिश पर इनका नाम, उन्होंने कहा जी एक्टिंग प्रेसिडेंट लिख दें, इनका नाम ना लिखें। अच्छा, इनके होते हुए जब इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, ये सारी FIR है और ये तकरीबन मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी FIR अभी बैंकिंग की तारीख में कभी नहीं हो सकी। सर, ये वो बैंक है जो आम आवाम को 54 अरब रुपया। ये अंदाजा लगाएं, एक और ये मतलब अगर आप 100 करोड़, तो इस तरह तो हम सिफर भी गिनते रहें तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, यानी कैलकुलेटरी चाहिए होगा। अब बाबर डोगर साहब, अगर जी गुलाम साहब, अगर इसको हम देखें कि नेशनल बैंक के अलावा जो हैस्कोल की नॉन प्रोडक्ट्स LCs खोली हैं, 540 अरब रुपयों की दीगर बैंकों ने इसकी LCs खोली हैं। अब वो तमाम रिकॉर्ड जब छानबीन होगी तो पता चले कि किस हद तक कितने लोग हैं। एक मुलजमा है HPL की ना, वो मुलजमा है, उनका नाम रीमा ताहिर है। जी, वो बड़ी इस मामले में नेशनल बैंक में वो काम करती थी बतौर सीनियर नायब सदर। फिर अभी उन्होंने आजकल पाक ईरान सरमायाकारी कंपनी ज्वाइन कर रखी है। अच्छा, इसी तरह से हाँ जी, वो ये इन्होंने सारे दस्तखत इन्होंने किए हैं। नेशनल बैंक में पहले थी, वहाँ खुद वो ये सारे काम करके तैयार करके डॉक्यूमेंट्स उधर से रिजाइन करके फिर अगली कंपनी ज्वाइन कर ली, और वो वही कंपनी थी जिसको वो LCs खोल के दे रही थी। तो ये देखें कैसा ज़बरदस्त क्राइम, कमाल है। और ये जाना है, पता नहीं इसको लाया गया सामने, क्या कुछ लिया गया है वहाँ पर, उसके कर्जे जनाब अप्रूव करवा के वो जनाब पैसा सारा गया और कौमी खजाने को भी टीका लग गया। लेकिन बाबर डोगर साहब, इसमें अप्रिशिएट तो करना चाहिए कि FIA ने एक बड़ा काम किया है, ये 54 अरब रुपये का गबन। और जाहिर है कि ये वेल कनेक्टेड लोग होते हैं। खुद इमरान खान साहब कहते हैं जी माफिया है, ताकतवर को कानून के नीचे लाना बड़ा चैलेंज है, फिर खुद एतराफ़ भी करते हैं मैं एहतसाब नहीं कर सके। तो जहाँ पर किसी बड़े पर हाथ डाला जाए, 30 इसमें लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये बड़ी बात है। अब आगे तो यह है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, लेकिन पहला काम तो कर दिया गया है, उसको इनिशिएट करके गिरफ्तारी तक जाना कोई छोटी बात नहीं है।
उसामा साहब बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैम है 54 अरब रुपए का। और जिस तरह से ये सारा मैं देख रहा हूँ कि जनाब सारे नॉन बैंकिंग जो भी कवानीन थे, बैंकिंग कवानीन, उनको साइड पे रख के किस तरह से एक कंपनी को अकोमोडेट किया गया, जाली LCC खुलवाई गई, उसमें 30-40 बैंक उसमें इन्वॉल्व हैं। 18 अरब रुपए का जो चूना था उसे नेशनल बैंक को लग गया और वो उसमें उसके अपने प्रेसिडेंट्स और फॉर्मर प्रेसिडेंट वो सारे उसमें शामिल हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि इसमें जो हुकूमती वज़रा या जो ताकतवर लोग इनके पीछे हैं, जो इनको फैसिलिटेट करते रहे या जो इनके पीछे खड़े थे, जो इनकी अपॉइंटमेंट्स करवाते रहे, उनके नाम भी सामने आने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अभी गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि आरिफ उस्मानी साहब जो हैं उनका नाम उनको सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट लिखा गया और ये है कि अगर वो भाग जाते हैं तो अल्टीमेटली उनको भी कहीं ना कहीं बैकिंग हासिल है। अभी वो कह रहे थे कि एक मिनिस्टर जो है उन्होंने उसकी अपॉइंटमेंट करवाई एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे। तो ये जो इमरान खान साहब को देखना चाहिए, वो ख़ुद तो इतना बड़ा वो लेके चल रहे तहरीक इंसाफ हो जनाब, ये वो सारा कुछ कि हम एहतसाब करेंगे, एहतसाब ही हमारा नारा है। एहतसाब का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया, हमजा शहबाज को डाल दिया, नवाज शरीफ को डाल दिया, अपना मशीर इसलिए चेंज कर दिया कि जनाब नवाज शरीफ और हमजा शहबाज पे हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा। एहतसाब का मकसद ये है कि सिस्टम को ठीक करना, पूरा सिस्टम जो है उसमें से जो भी गंदे लोग हैं उनको निकाल के बाहर करना, ट्रांसपेरेंसी लेके आनी, सिस्टम को शफाफ बनाना। 2-3 पॉलिटिकल फैमिलीज़ के पीछे पड़ के उनको गिरफ्तार करके अपनी सियासी राह हमवार करने का नाम एहतसाब नहीं है। ये एक बड़ी क्लियर चीज़ है। इसीलिए जो बात हो रही है कि जनाब ये जो खान साहब एहतसाब का नारा लगा रहे हैं लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कोई नहीं है। आज भी नीचे तक करप्शन आम है, मिनिस्टर्स ओपनली करप्शन कर रहे हैं, प्रोविंशियल लेवल पे करप्शन हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट में करप्शन हो रही है, करप्शन का इंडेक्स जो है वो मज़ीद नीचे चला गया है। उसकी वजूहत यही है कि गवर्नमेंट जो है वो एहतसाब के हवाले से सीरियस नहीं है। हाँ सीरियस हैं तो इस मामले में सीरियस हैं कि जनाब हमने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, जो अपोजिशन है, उनको रगड़ा लगाना है। हर वो बंदा जो खान साहब के सामने उनको उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस में थ्रेट लगता है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो हमजा शहबाज है, मरियम नवाज़ है, फिर पार्टी के लोग हैं, उनको टारगेट करने से का मतलब ये नहीं है। ये तो हर दौर में होता रहा है, ये तो नून लीग के दौर में भी हुआ, पार्टी के दौर में भी हुआ, ये तो माशाल्लाह दौर में भी हुआ कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को तो सारे टारगेट करते हैं। मकसद ये है कि इस सिस्टम से करप्शन को निकालना, सिस्टम को साफ और शफाफ बनाना। तो ये खान साहब कहें कि जी मेरी सफ़ों में करप्ट लोग नहीं हैं तो 100% है, इससे बड़ा झूठी कोई नहीं है। बल्कि यहाँ तो ये भी सुना जा रहा है कि शहजाद अकबर साहब भी बाहर चले गए, वो बाहर जाके सेटल हो गए। FIA तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर इदारा आता है ना, फेडरल इन्वेस्टिगेशन का इदारा है जो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। ये अपॉइंटमेंट से लेकर सारे मामला मैं तो फिर यही कह रहा हूँ कि जिस तरह मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि अगर ये जो जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, अगर इनके पीछे इनकी पसे पोस्ट कोई मिनिस्टर मौजूद हैं तो फिर उनके नाम भी सामने आने चाहिए, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। ये 2015 से ये गुलाम साहब चल रहा है, 2015 से इसका स्टार्ट हुआ है ये सारा कुछ काम। बिल्कुल, ये जो पहला इसका मामला है ये 2015 से स्टार्ट हुआ था और 2021 तक ये काम जारी रहा है। गुज़िश्ता 3 साल से ये जो नेशनल बैंक के आरिफ उस्मानी हैं ये प्रेसिडेंट हैं और किसके कहने के ऊपर इनको प्रेसिडेंट लगाया गया था, इनके सिफारशी कौन है, फिर आरिफ उस्मानी साहब का नाम क्यों नहीं लिखा गया। 30 नाम लिखे गए हैं इस FIR में, ये पूरे 30 नाम हैं सही, और 30 नामों में इनका नाम नहीं लिखा हुआ। क्यों भाई? ये खुद साइन करते रहे सारी चीज़ें, हर काम इन्होंने खुद किया है, पैसे इन्होंने खुद दिलवाए हैं, खुद हिस्सेदार हैं उसमें। फिर ये इनको छुट्टी किसने दे दी? 7 दिन की। इतनी बड़ी रकम मैनेजर के लेवल पर तो नहीं दी जा सकती। अभी जिस दिन FIR कटी है, FIR में इन्होंने नाम था, FIA वालों ने नाम डाला था इनका, लेकिन इनका नाम मेरे ज़राए के मुताबिक निकलवाया गया कि इनका नाम ना करें, एक्टिंग प्रेसिडेंट कर दें। जो नेशनल बैंक के टाइम इन्हीं का लिखा हुआ है 18 से 19 से ऑनवर्ड अभी तक का। और ये 7 दिन की छुट्टी, इनको इन दिनों में छुट्टी कैसे मिल सकती है? इनको तो फौरी गिरफ्तार करना चाहिए था या हाउस अरेस्ट कर दिया जाता। ये बैरून मुल्क छुट्टी की बात कर दें, अभी पता नहीं निकल गए हैं या इधर ही हैं। ये निकल गए समझे 22 अरब रुपया आपका चला गया,
आपको 22 अरब नेशनल बैंक को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी है। सर एफआई ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है तो बिल्कुल इसको दायराकार को फैलाना चाहिए। अगर कोई दबाव है तो एफआई को भी बताना चाहिए। अब उनको इस पर हम दाद भी दे रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल वही ना हो कि सिर्फ गिरफ्तारियां होती हैं उसके बाद प्रूव ही नहीं कर सकते। इसमें तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि बड़ा ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से, इस्लाहात ला रहे हैं जी। कोई 150 साल पुराने क़वानीन अंग्रेज़ दौर के तब्दील किए जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा क़वानीन में तब्दीली है, लेकिन अब वकला बरादरी खड़ी हो गई है हुकूमत के ख़िलाफ़। ये क्या मामला है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। 3 साल बाद हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि आखिरकार कानून में इस्लाहात लाई जा रही हैं और बड़ी बड़ी इस्लाहात। मिसाल के तौर पर 9 माह के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करना शर्त है जी। 9 माह, 9 साल तो यहाँ बड़ी आम बात थी, दिहाइयाँ लग जाती थी। अब 9 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल करना है। तारीख आपने लेनी है तो 3 दिन से ज़्यादा की नहीं मिलेगी, उसकी भी वजूहात बतानी होंगी। इसके अलावा जो भी रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो, कोई मोबाइल फुटेज है उसको भी फिर आप कानून के तहत ला सकेंगे। इसके अलावा जनाब वीडियो रिकॉर्डिंग गवाह की भी की जाएगी और बहुत बातें इसमें। ख़वातीन को अगर कोई तंग कर रहा है किसी खातून को, तो सिर्फ ये नहीं कि उसका पीछा करेगा तो जुर्म होगा, किसी भी मोबाइल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कर रहा है तो वो भी जुर्म होगा। इस तरह से बहुत सी इसमें इस्लाहात की गई। लेकिन अब मसला ये खड़ा हो गया है कि वकला बरादरी ये कह रही है कि उनसे मुशावरत ही नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कह रहे हैं जी कोई मुशावरत ही नहीं की गई। अब इस पर वज़ीर कानून फ़रूक नसीम साहब ये कह रहे हैं कि जी ना सिर्फ मुशावरत बल्कि हमने तमाम जितनी बॉडीज़ हैं वकला की उनको ये चीज़ें भेजी और उनकी तरफ से कोई इसमें तजावीज़ ही नहीं आई। इसका मतलब खामोशी का मतलब समझा गया कि बुनियादी किसी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, तो इस पर एतराज़ नहीं। लेकिन अब बाबर डोगर साहब ये तो एक नया मसला खड़ा हो गया है कि ज़ाहिर है कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर इनमें वकला तो हैं, साइलिन तो अपनी जगह, लेकिन उनकी तो उस तरह कोई आवाज़ नहीं है। तो अब वकला जब इसको नहीं मान रहे तो फिर हुकूमत इसको कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकेगी? उसामा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि वकला इसमें स्टेक होल्डर हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी किया उसके मुताबिक तो ये है कि जी उनसे कंसल्ट नहीं किया, उनसे पूछा नहीं गया। अब जो मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि ना हमने इससे पूछा। इसमें बहुत से मैंने जो पढ़ी हैं मुझे उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें लगी हैं कि 100 साल पुराना एक सिस्टम है, CRPC में चेंजेस जो है वो होनी चाहिए थी। अब जिस तरह से डिजिटल वर्ल्ड है, ऑडियो विजुअल्स की वर्ल्ड है, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। कोर्ट्स आगे पहले ही जो कोर्ट्स हैं वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि मुझे पता है कि कुछ दिन पहले एक क्रिमिनल केस में कोर्ट ने व्हाट्सएप के ज़रिए से एक मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करवाया जो सऊदी अरब में मौजूद था, और जो तफ्तीशी था उसने कहा जी बिल्कुल ये बंदा ठीक है। ये गवाह का बयान, उसने उसकी शिनाख्त की और उसके बाद उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया गया। तो डिजिटल टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सारी दुनिया ये एक रेवोल्यूशन आ गया है। हम अब अभी भी 100 साल पुराने फरसुदा सिस्टम में पड़े हुए हैं और फिर यहाँ पर अगर 9 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट होता है, सज़ा होती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर तो 5-5, 10-10 साल कोर्ट्स में लोग धक्के खाते हैं और बेचारे मर जाते हैं, घिस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फैसले नहीं आते। तो अल्टीमेटली वो जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जो है वो यही तो है कि जितना आप इसको डिले करेंगे उतना ही जस्टिस नहीं मिलेगा। तो इसको तेज़ करना चाहिए, केसेस को डिस्पोजल होनी चाहिए। हाई कोर्ट जो है उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट से पूछना चाहिए कि केसेस में डिले क्यों हो रहा है, और अगर उनके पास प्लाजिबल कोई नहीं है जवाब, कोई ऐसा जवाब नहीं है कि केस क्यों डिले हुआ, तो हाई कोर्ट को ये इस लॉ के मुताबिक डिस्क्रिप्शन दी गई कि वो उनको जजेस को फाइन भी कर सकता है, जुर्माना भी कर सकता है। हाँ जी उसामा साहब, मेरा ख्याल है कि ये चेंजेस आनी चाहिए थी। तो जहाँ तक ये छोटा इशू है कि जजेस को वकला को कंसल्ट किया गया या नहीं किया गया, लेकिन अगर ये चीज़ें पॉजिटिव हैं और इससे एक आम आदमी को बेनिफिट होता है जी, तो मेरा ख्याल है कि वकला बरादरी को भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि हाई कोर्ट में उसामा साहब लोग बेचारे मर जाते हैं। यहाँ पर पैसे के बगैर केस लड़ना नामुमकिन है। गरीब आदमी कोई केस लड़ ही नहीं सकता। तो जो फ़िलहाल जो जुडिशल सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, उसका बेड़ा गर्क हुआ है, तबाह हाल है, और इस सारे मुल्क की तबाही की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसका जस्टिस सिस्टम का तबाह होना है। और अगर उसमें रिफॉर्म्स नहीं लाई जाती, उसको बेहतर नहीं किया जाता, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर चीज़ें तब्दील होने वाली नहीं है। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, कोई तो कुछ तो करना है। ये जिस तरह का हमारा सिस्टम है ये तो नहीं अब चल सकता।
यानी तबाही और बर्बादी इतना गल सड़ गया है कि हमारे यहाँ मुहावरा बन चुका है कि जी अल्लाह ताला किसी को, दुश्मन को भी जनाब थाने की तैयारी करना, चक्कर लगाना पड़े। ये इतना बुरा हाल है। और जो लोग जानते हैं, जिनका वास्ता पड़ता है, उनसे कभी पूछें तो यानी नाकाबिल यकीन है। लोग फिर इसीलिए कानून को अपने हाथ में लेने लग जाते हैं कि जी वहाँ तो कुछ होना नहीं, 20 साल 30 साल कौन देखता है। अब उसके लिए कोशिश हो रही है, हो सकता है इसमें बहुत सी खामियां हों, लेकिन अब कोई भी कोशिश करता है तो उस तरफ कुछ हो ही नहीं पाता। इसी तरह से किसी भी गवर्नमेंट के 5 साल गुजर जाते हैं और वही सिस्टम हम पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि वकला को ना पूछना गलती है, या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो नाकाबिल अमल हैं या होना ही नहीं चाहिए? जितना ये CRPC और PPC में अमेंडमेंट्स की बात जो हो रही है, ये बिल्कुल होनी चाहिए और इमीडिएटली होनी चाहिए ये। और अगर वकला की जानिब से ये अब कहा गया है कि उनके साथ मुशावरत नहीं की गई, तो वज़ीर कानून साहब मंगवाएं जो जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी है, उसकी सिफारशात है गुज़िश्ता 2-3 साल की। ये PPC में CRPC में सेम अमेंडमेंट्स की वो सिफारशात वकला के तावन से जजेस कमेटीज़ ने, जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी वज़ारत कानून और इंसाफ ने ये बनाई हुई थी सिफारशात। इसी को उनके सामने रखा जाए कि ये आपने तो सिफारशात बनवाई हैं जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में, आपकी बार काउंसिल से बनाई हैं, इसमें क्या बुराई है कि अगर 9 माह के डेडलाइन के अंदर जो है वो केस का फैसला, फौजदारी केस का फैसला कर दिया जाए? क्या कबाहत है जी। क्योंकि जितना लंबा खींचते हैं उतनी फीसें मिलती हैं। और ये जो कहा जा रहा है ना कि जस्टिस रश्ड, जस्टिस क्रश्ड, ये बात नहीं है। अब 9 माह किसी वाक़े को हो जाए और 9 माह में फैसला हो जाए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होना चाहिए। फ्रिवलेस लिटिगेशन के ऊपर 10 लाख रुपया जुर्माना। आपको पता है कि हमारे यहाँ तो 90% जो जितनी हो रही है वो फ्रिवलेस है सारी, और वो एक दूसरे के खिलाफ दरखास्तें हैं। अगर 10 लाख रुपया जुर्माना होगा तो कौन किसी को 50,000 रुपया किसी वकील को दे के जाएगा किसी अदालत में? उसको पता है कि 10 लाख रुपया फिक्स होगा और फिर वकील के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी कि आपने ये फ्रिवलेस लिटिगेशन क्यों ली आपने। तो ये इस तरह की चीज़ें। और बाकी जो शवाहिद के हवाले से है, वीडियो ऑडियो शवाहिद हैं, वो डेफिनेटली पूरी दुनिया अब उसके ऊपर आ गई है, तो उसको डिजिटल मीडिया है उसको इस्तेमाल करना चाहिए एविडेंस। और हमारा कानूनी शहादत में भी अब गुंजाइश हो गई है। ये जो प्रेसिडेंट्स है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ना कि जिसने बनाई है वो लाजमी आए, उससे भी कन्फ्रंट करवाया जाएगा। अब इसमें जरा आसानियां पैदा की गई हैं कि अगर वो डिस्प्यूटेड ही नहीं है तो फिर उसको मान लिया जाए, वरना जी जिस कौन बनाया था, वहां कौन मौजूद था, किसने बनाई थी, अच्छा जी ओरिजिनल लेकर, बहुत सी बातें उसको भी दूर किया जा रहा है। और प्ली बार्गेन का भी इसमें 15 दिन का, और जो आपने 9 माह का कहा उसमें यह है कि ये फिर हाई कोर्ट को लिखकर बताना पड़ेगा कि ये नहीं है कि लाजमी 9 माह, कि उससे ऊपर अगर जा रहा है तो जज, ट्रायल कोर्ट का जज लिख कर देगा जी इन वजूहात की बिना पर मुझे और टाइम चाहिए। जी बिल्कुल, अब आपकी बात दुरुस्त है। और चलान की मुद्दत, जिस तरह से पुलिस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चलान की मुद्दत 15 दिन क्या कम है किसी उसके लिए? फिर उसको SHO को एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ये तो ये बिल्कुल होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि तफ्तीश को 45 दिन तक आपने मुकम्मल करना है, चलान सबमिट करने हैं, तो ये ठीक है। वो तो 3-3 महीने बाद का चलान सबमिट नहीं होता और बंदा सड़ता रहता है, उसकी आधी सजा तो उधर ही हो जाती है चलान के दरमियान में। तो ये वो चीज़ें हैं। और ये अभी इब्तदा है। PPC में बहुत तब्दीलियों की ज़रूरत है और यही सर एक और बड़ी अहम चीज़ है, 7 साल तक कैद हो सकती है सजा। पुलिस अगर किसी को हिरासत में रखती है गैर कानूनी तौर पर, तो ये नहीं कि अच्छा उसको कोई पेनल्टी डाल दी जाएगी, अच्छा जी उसको डिमोट कर दिया जाएगा, ज़्यादा मुअत्तल हो जाएगा। अब जनाब 7 साल कैद होगी उसको। बिल्कुल, ये मैं अर्ज करूं कि बहुत ही अच्छा ये है, ये PPC में और CRPC में जो अमेंडमेंट्स हैं, इसमें अभी और फर्दर बहुत अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। बल्कि हमें सिंगापुर से अपना निज़ाम इंसाफ जो है ना इम्पोर्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ फ्रिवलेस लिटिगेशन और गलत जो मुकदमेबाजी है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए वहाँ उन्होंने, जब वो सिंगापुर मॉडल लगा था, विदिन 2-3 ईयर्स वहाँ जो इंसाफ की शरह थी वो 90% प्लस हो गई थी, और अब वहाँ कोई लिटिगेशन नहीं होती इस तरह की। तो ये होना चाहिए। बिल्कुल सही। अभी ये भी कहा जा रहा है जी, जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम बरतानिया अमेरिका की तरह प्ली बार्गेन का भी है कि जो बहुत ख़तरनाक केसेस नहीं, उनमें प्ली बार्गेन का एक ऑप्शन दिया जाएगा। सिर्फ 6 माह फिर कैद होगी, वरना फिर अगर लंबा केस चला और फिर वो 5 साल सज़ा होगी। लेकिन इसमें जो हीनियस क्राइम्स है, ख़तरनाक, जिसमें कत्ल का है, कोई तशद्दुद का मुकदमा है, उसमें ये नहीं है। लेकिन बाकी ताकि
केसेस की कुछ तादाद भी कम हो सके, बोझ भी कम हो सके। लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत किस हद तक वकला बरादरी को दोबारा को इंगेज करती है। जिस तरह गुलाम साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि जो कमेटियों में जो चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, जो बातें हो चुकी हैं, वही उनके सामने रखेंगे, भाई आप ही तो बैठ कर मामले को हल किया जाए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।